हाय गाइस, मैं अभी 50 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि महा ट्रांसफो में टोटल 50 टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो काफ़ी स्कोरिंग होता है टेक्निकल पार्ट। तो ये जो सीरीज होगी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। ये आपके कॉन्फिडेंस को और आपके स्कोर को भी काफ़ी बूस्ट करेगा, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं और एज पर महा ट्रांसफो पैटर्न के हिसाब से ही मैंने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, द कोरोना लॉस इन ए 50 हर्ट्ज सिस्टम इज 0.25 at frequency of 60 हर्ट्ज। द कोरोना लॉस विल बी, एज वी नो दैट कि कोरोना लॉस जो होता है पीसी इज प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25। तो अभी हमको 60 हर्ट्ज पे कोरोना लॉस बताना है, तो इसको पी सी टू अपान पी सी वन इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, एफ टू प्लस 25 डिवाइड बाई एफ वन प्लस 25। ओके, तो एफ ये सपोज कर लीजिए एफ टू है और ये आपका एफ वन है। तो उस हिसाब से 60 प्लस 25 डिवाइड बाई 50 प्लस 25। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 85 डिवाइड बाई 75। अब यहाँ से पी सी टू मतलब फ्रीक्वेंसी एट 60 हर्ट्ज, कोरोना लॉस एट 50 हर्ट्ज कितना हो जाएगा, 85 बाई 75 इंटू पी सी वन। और कोरोना लॉस एट 50 हर्ट्ज पे कितनी दी है, 0.25 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। ओके, तो यहाँ से देखिए, इसको अब कट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ओके, तो ये 25 हो गया टोटल। तो 25 या 75 हो गया। ओके, तो इसको 85 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 गुना 6, 2, 3 अट्ठे 24, 1.033 समथिंग। तो ये आ गया आपका 28.33 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 0.2833 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। तो उस हिसाब से आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फॉर ए गिवन पावर डिलीवर्ड इफ द वर्किंग वोल्टेज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर लाइन इज इंक्रीज बाय n टाइम्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर लाइन वुड बी रिड्यूस टू। तो दिए हुए पावर के अकॉर्डिंग हमको क्या करा कि अगर उसकी वोल्टेज सपोज करिए, इनिशियली जो वोल्टेज था वो VL1 था। अब क्या करा कि जो वोल्टेज हमने अगर VL2 कर दिया, तो जो ये VL2 है इनिशियल वोल्टेज का, वो कितना हो जा रहा है, NVL1 हो जा रहा है। ओके, NVL1 हो जा रहा है। ओके, तो इस अब सपोज करिए कि इनिशियल केस में जब हमने वोल्टेज इंक्रीज नहीं की तो उस समय करंट IL1 था और अभी सेकेंड केस में करंट हो गया IL2। ओके, अब देखिए, फॉर द गिवन पावर डिलीवर्ड, पावर क्या होती है, √3 VL IL cos फाइव। तो सपोज करिए कि केस वन में जो, और पावर फैक्टर के बारे में कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब दोनों केस में पावर फैक्टर को हमें सेम रखना है। ठीक है, तो √3 VL1 IL1 cos फाइव, तो cos फाइव को तो वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि दोनों केस में बराबर होगा, वो कट जाएगा। तो यहाँ से केस टू में ये किसके बराबर है, VL2 IL2 के। ओके, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से VL1 IL1 और VL2 कितने के बराबर है, NVL1 इंटू IL2। ओके, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ VL1 से VL2 भी कट जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, IL1 डिवाइड बाई IL2 इक्वल टू n। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, एरिया की बात कर रहा है इस, तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो L/A होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। अब देखिए, पावर का रिलेशन एक और होता है कि जो P होती है, थ्री फेज पावर, वो I² R होती है। ओके, तो हम इससे द पावर बैलेंस के लिए 3I1 IL1 स्क्वायर R इक्वल टू 3 R1 इसको लिखेंगे क्योंकि एरिया चेंज हो रही है। एरिया चेंज होने का मतलब है क्या है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा होगा। IL2 स्क्वायर R2, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया और यहाँ से IL1 डिवाइड बाई IL2 होल स्क्वायर बराबर
R2/R1। तो R का देखिए एरिया से अपोजिट रिलेशन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1/A2 लिख सकते हैं। और देखिए IL1/IL2 की वैल्यू क्या है, n है, तो यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n² A1/A2। तो यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ गई, एरिया जो कितना हो गया, A1 एरिया का n² टाइम्स हो गया, डिवाइड बाई n² टाइम्स होगा, तो एरिया कितनी रिड्यूस होगी, 1/n²। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आइसोलेटर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग फॉल्ट करेंट, नो करेंट, चार्ज करेंट और लोड करेंट। देखिए जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर ये नो लोड ऑपरेटिंग डिवाइस है, ऑपरेटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो उस हिसाब से नो लोड पे ऑपरेटिंग डिवाइस है, इसका मतलब ये कोई भी करंट ब्रेक नहीं करता, इसलिए ये इसका ऑपरेशन नो करंट ऑप्शन होगा। देखिए एक्चुअल में कोई भी सबस्टेशन होता है, सपोज करिए उस सबस्टेशन का ये बस है, उस बस से अटैच आइसोलेटर होता है, फिर सीटी होती है, फिर ब्रेकर होता है। ठीक है, अब इस ब्रेकर से अर्थ स्विच लगी होती है ऐसे। ठीक है, ये अर्थ स्विच होती है, और ये सपोज करिए कोई लाइन गई है। ठीक है, लाइन गई है, सपोज करिए हमको इस लाइन का मेंटेनेंस करना है। ठीक है, लाइन का मेंटेनेंस करना है, तो लाइन के मेंटेनेंस करने के लिए अभी लाइन चालू है, सपोज अभी लाइन चल रही है, रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, रन कर रही है अभी, अभी हमको लाइन को आउट करना है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रेकर। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ब्रेकर जो होता है ना करंट को ब्रेक करता है, क्योंकि इसकी हाई स्पीड जो होती है करंट को ब्रेक करने की हाई होती है, और इसकी रेटिंग भी हाई होती है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेकर को ओपन करते हैं। अब ब्रेकर ओपन हो गया, ठीक है, तो ब्रेकर ओपन हो गया तो सर्किट में अब करंट क्या हो गई, जीरो हो गई। अब क्या है, आइसोलेटर नो लोड ऑपरेटिंग डिवाइस है, तो ये जो आइसोलेटर जो क्लोज था, अब क्या करेंगे, उसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे आइसोलेटर ओपन हो गया। अब हमको ब्रेकर का मेंटेनेंस करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और स्विच क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले अगर नॉर्मल ऑपरेशन देखें कि अगर हम किसी भी सबस्टेशन में मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो ब्रेकर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, देन आप आइसोलेटर को ओपन करते हो, और देन थर्ड में अर्थ स्विच क्लोज करते हैं। तो ये अब ब्रेकर क्या होगा, टोटली आइसोलेट हो गया, और इस पे हम मेंटेनेंस करते हैं। सपोज हमारा मेंटेनेंस का काम कंप्लीट हो गया। अब मेंटेनेंस का जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करोगे, सिस्टम को नॉर्मल करना चाहोगे। सपोज आपको लाइन को चार्ज करनी है, तो जस्ट इसका रिवर्स ऑपरेशन करेंगे। अब देखिए चार्जिंग के दौरान हम क्या करेंगे, अर्थ स्विच जो लगाए थे उसको ओपन कर देंगे, तो ये अर्थ स्विच ओपन हो गया। ठीक है, ये अर्थ स्विच ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, अब आइसोलेटर तो नो लोड ऑपरेटिंग डिवाइस है, तो अभी तो सर्किट ओपन ही है, तो पहले आइसोलेटर को यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो आइसोलेटर क्लोज हो गया। अब ब्रेकर को क्या है, लोड पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, अब ब्रेकर को ऑन कर देंगे। तो इसलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आइसोलेटर को आइसोलेटर को यहाँ पे क्लोज करेंगे, देन थर्ड में ब्रेकर को ऑन करेंगे। ठीक, तो कभी कभी एग्जाम में ये सीक्वेंस भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप इस सीक्वेंस को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्निकली भी समझा दिया है इसको, तो इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस आर काज्ड बाय सडन लोड चेंज, स्विचिंग ऑपरेशन, इन एडवर्टेंट ट्रिपिंग ऑफ लाइंस एंड जनरेटर, फॉल्ट इन द पावर सिस्टम। देखिए कोई भी पावर सिस्टम होगा तो उसमें जनरेटर होगा, ट्रांसमिशन लाइंस होंगी, और लाइंस होंगी, अदर भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, लोड्स होंगे। तो देखिए कोई भी, ये जनरेटर है, ठीक है, सपोज अभी ये इस लोड पे चल रहा है, कोई 3 मेगावाट लोड पे। अगर हमने लोड चेंज किया, सपोज यहाँ पे गए, तो उसका लोड एंगल चेंज होगा ना, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, डिस्टर्ब हुई, तो वो ट्रांजिएंट कंडीशन में आएगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। स्विचिंग ऑपरेशन, अब कोई भी हम स्विचिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ब्रेकर है, आइसोलेटर है, तो भी सिस्टम में क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो इससे भी हमारा सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस आएगा। अब देखिए ये ट्रिपिंग, अगर कोई भी मान लीजिए लाइन इस पे फॉल्ट हो गई, तो भी हमारे सिस्टम में डिस्टरबेंस होगा। जनरेटर के साइड में फॉल्ट हो गया, तब भी सिस्टम में ट्रांजिएंट आएगा। फॉल्ट इन पावर ट्रिपिंग हो गई, या फिर कोई भी ट्रिपिंग हुई, तो भी हमारा सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो इस हिसाब से चारों ही ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस के कॉज हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन
डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या देखा, इन HVDC लिंक पावर फ्लोज फ्रॉम रेक्टिफायर इन टू इन्वर्टर, फ्रॉम इन्वर्टर टू रेक्टिफायर, आइदर फ्रॉम रेक्टिफायर टू इन्वर्टर इन, इन्वर्टर टू रेक्टिफायर इन। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। देखिए, इन HVDC ट्रांसमिशन द जनरेटर स्टेप अप द वोल्टेज। सपोज हमको क्या करना है, HVDC सिस्टम में क्या होता है, ये जो जनरेटर है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज 22 kV जनरेट हुई, ठीक है। अब सपोज करिए हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर या ICT लगा करके इसको हमने 400 kV पे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, HVDC लिंक है, तो इसको हमको DC में कन्वर्ट करना है। तो DC में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, 3 फेज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, रेक्टिफायर। अब यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो तो DC आएगा ना। अब सपोज ये आपकी लाइन है, तो ये DC लिंक लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब जो आउटपुट सपोज 3 फेज है, तो आपका ऐसे फिल्टर उल्टर भी लगे होंगे, तो एकदम DC यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, इस लाइन पे, ठीक है। अब क्या करना है, हमको दूसरे इंड पे, दूसरा ये सबस्टेशन है, तो दूसरे इंड पे हमको AC चाहिए, इस इंड पे तो हमको AC चाहिए। अब AC में कन्वर्ट करना है, यहाँ से DC आ रहा है, IDC, तो हमको तो AC चाहिए, और AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या लगाना होगा, इन्वर्टर यहाँ पे यूज करना होगा, 3 फेज। तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो पावर का फ्लो हो रहा है फ्रॉम रेक्टिफायर टू इन्वर्टर हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम रेक्टिफायर टू इन्वर्टर हो रहा है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए, फ्रॉम रेक्टिफायर इनटू इन्वर्टर इन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पर यूनिट सिस्टम पे है। द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट एलिमेंट इज 0.15, ठीक है। तो पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट एलिमेंट इज 0.15, द बेस वोल्टेज एंड बेस MVA आर हाफ द न्यू वैल्यू ऑफ द पर इम्पीडेंस। देखिए हम जानते हैं कि जेट पर यूनिट न्यू जो होती है, जेट पर यूनिट ओल्ड एस न्यू डिवाइड बाई एस ओल्ड इंटू केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू होल स्क्वायर। तो जेट पर यूनिट ओल्ड कितना है, 0.15। अभी एस न्यू हाफ हो गया, तो 1/2 एस ओल्ड डिवाइड बाई एस ओल्ड इंटू केवी ओल्ड, और ये न्यू वाला कितना हो गया, ये भी हाफ हो गया है, तो ये 1/2 केवी ओल्ड होल स्क्वायर। तो यहाँ से 0.15 इंटू 1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 0.15 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 0.3, 0.3 पर यूनिट, ठीक है। ये पर यूनिट में होगा, सारे यूनिट्स यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है, पर यूनिट में होगा, ओम में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टू इंक्रीज द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ए लॉन्ग, ये आपका लॉन्ग है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वी शुड। अब देखिए पावर कैपेबिलिटी, पावर हम जानते हैं कि वो EV बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा होता है, ठीक है। सपोज करिए एक ये जनरेटिंग स्टेशन है और ये लोड इंड है, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज ES है, यहाँ का वोल्टेज V है। तो जो पावर ट्रांसफर होता है वो उसका फार्मूला होता है EV बाई एक्स इंटू साइन डेल। अब एज पर द गिवन क्वेश्चन हमको क्या करना है, पावर को बढ़ानी है। तो इसका मतलब हमको या तो रिएक्टेंस को कम कर दें या तो वोल्टेज को बढ़ा लें, ठीक है, या फिर हम डेल्टा को बढ़ा लें। तो देखिए, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, ठीक है, इंक्रीज द ट्रांसमिशन वोल्टेज, डिक्रीज द लाइन रिएक्टेंस, इंक्रीज द ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड डिक्रीज द लाइन रिएक्टेंस। ये तो होगा, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट क्या होगा, वोल्टेज भी हम बढ़ा सकते हैं और लाइन रिएक्टेंस को कम कर सकते हैं। तो यहाँ से इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव थ्रू थ्रू केबल ऑफ ए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 9 इज। देखिए इसका रिलेशन होता है वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव इज c अपॉन रूट ओवर रिलेटिव परमिटिविटी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मिली पर सेकेंड रूट ओवर 9। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸, और ये 3 हो गया मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सर्किट एज सोन इन फिगर। देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन आपका होता है आउटपुट अपन इनपुट। अब इसका अगर हम लॉप्लास ले ले तो ये कितना हो जाएगा 1/SC, और ये V0S हो जाएगा और ये VIS हो जाएगा। तो यहाँ से वोल्टेज VDR लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये से V0S डिवाइड बाई VIS बराबर 1/SC प्लस R। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/1 प्लस SRC आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि for a unity feedback control GS is n/SS plus 3, then damping ratio मतलब जीटा की वैल्यू हमें बतानी है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम, देखिए हम जानते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। अब यूनिटी फीडबैक है, इसका मतलब एच एस की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो 1 प्लस जी एस इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे, तो एस प्लस 3 इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे एस स्क्वायर 2s जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो उस हिसाब से ओमेगा एन की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, तो ओमेगा एन की वैल्यू आपकी आ गई 3, और 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू आपकी आ गई 3, और ओमेगा, तो यहाँ से 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू हमने 3 ऑलरेडी फाइंड आउट की है, तो ये 3 के बराबर हो गया, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ए थर्ड ऑर्डर सिस्टम इज ए नॉट एस क्यू A1s स्क्वायर प्लस A2s प्लस A3 इक्वल टू 0 फॉर द थर्ड ऑर्डर सिस्टम टू बी स्टेबल beside the all the coefficient have to be positive। ठीक है। which of the following has to be satisfied the necessary and sufficient condition। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, राउट टेबल बनाना होगा। तो चलिए एस क्यू लिख लेंगे, यहाँ पे एस स्क्वायर लिख लेंगे, एस की पावर 1 एस की पावर 0, ऑड के कोफिशिएंट लिख लीजिए आप, यहाँ से ए नॉट, ये A2 हो गया, ये एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये एस की पावर 0 का कोफिशिएंट। यहाँ पे एस की पावर 0 ही होगा, तो ये क्या होगा A3 होगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये क्या होगा A1 A2 A1 A2 माइनस A नॉट A3 डिवाइड बाई A1। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और इससे मल्टीप्लाई तो ये इससे ये मल्टीप्लाई, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। अब देखिए फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि जो फर्स्ट रो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसी को चेक करना। तो ये पैरामीटर A1 A2 माइनस A नॉट A3 डिवाइड बाई A1 शुड बी ग्रेटर देन 0। उस हिसाब से A1 A2 शुड बी ये ग्रेटर और इक्वल टू A नॉट A3 होना चाहिए। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। A1 A2, उस हिसाब से यहाँ पे देखिए A1 A2 इज ग्रेटर देन A नॉट A3, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज K अपॉन S प्लस 4 फॉर द डैम्पिंग रेशियो 0.5 द वैल्यू ऑफ गेन K मस्ट बी। अब देखिए डैम्पिंग रेशियो ये सब बात कर रहा है, इसका मतलब हमको, और देखिए यहाँ पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो इसलिए हम फिर अगेन क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये जीएस की वैल्यू एस प्लस 4, और एच एस यूनिटी फीडबैक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस के इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर देंगे एस स्क्वायर 2s जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू हो गई के। ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू हो गई के, और 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, हमको क्या बताना है के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट के, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। देखिए 2 इंटू जीटा की वैल्यू कितनी है 0.5 है,
0.5 का मतलब 1/2 इंटू रूट के इक्वल टू 4। तो ये तो कट जाएंगे और यहाँ से के दोनों साइड स्क्वायर करने के की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द गिवन के मैप एक्स इज द डोंट केयर। तो यहाँ पे ये क्रॉस है वो क्या है, डोंट केयर है। अब देखिए जब भी हमको मिनिमाइजेशन करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे ऑक्टा को देखते हैं, फिर क्वाड का पेयरिंग करते हैं। अगर क्वाड नहीं होता तो डबल पेयरिंग करते हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहले बड़ी पेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये सबसे बड़ा पेयर बन रहा है पहला, और दूसरा दूसरा देखिए तो ये वाला पेयर बनता है, दूसरा आपका ये पेयर बन रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लीजिए आपका इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे देखिए तो ये 1 1, तो ये आपका आ गया ए प्लस, इनमें देखिए तो कॉमन क्या है, सी, तो सी हो गया। और इसमें देखिए कॉमन क्या है, 0 1 0 0, तो ये बी बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये बी बार वाला कॉमन है और यहाँ पे 1 1 कॉमन है, तो ए प्लस बी बार सी या सी बी बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बार सी। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर, द बूलियन एक्सप्रेशन एफ इम्प्लीमेंटेशन सर्किट इज। अब देखिए पहले हमको इस एफ की वैल्यू को बताना है, तो सबसे पहले तो हमको इस पॉइंट का इनपुट कितना था उसको बताना होगा। तो देखिए ये अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये y को सेलेक्ट करेगा, जब x की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे तो ये 0 को सेलेक्ट करेगा। इसका मतलब जब हम x रखे तो ये y को सेलेक्ट किया, प्लस जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, x बार होगी तो यहाँ पे 0 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई इस फंक्शन की, एक्स वाई आ गए। सपोज करिए ये एक्स वाई इक्वल टू F1 है, सपोज ये एक्स वाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक्स बार होगा ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करें, तो एक्स बार वाई इंटू वाई प्लस यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए जब x की वैल्यू 1 रखेंगे मतलब x, तो ये y वाला आएगा। और जब x की वैल्यू 0 तो x बार हो गया, फिर तो ये y वाला सेलेक्ट होगा। जब x की वैल्यू 1 हम पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे इनपुट जो आएगा ये तो 0, तो ये कितना आ गया, x बार y आ गया, ठीक है। सपोज कि ये f है तो ये इधर मतलब f इक्वल टू एक्स बार वाई आया, f इक्वल टू एक्स बार वाई आया, तो यहाँ से F1 मान लीजिए, यहाँ पे f दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 बार आ जाएगा, F1 बार आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इनपुट में F1 आया और इस वन वाले इनपुट पे F1 बार आया। फिर f को क्या लिखेंगे, जब जी जेड बार हम पुट करेंगे तो ये F1 को सेलेक्ट करेगा, और जो जेड जेड पुट करेंगे तो ये किसको करेगा, f बार को सेलेक्ट करेगा, f बार को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए जेड बार F1 की वैल्यू कितनी है, एक्स बार वाई, तो एक्स बार वाई हो गई, प्लस जेड एफ बार की वैल्यू मतलब एक्स बार वाई होल के पावर बार हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स बार वाई, क्योंकि आंसर देखिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है, तो एक्स बार वाई जेड बार प्लस, अब देखिए ये जेड है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा प्लस वाई बार हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स जेड प्लस वाई बार जेड, ठीक है। तो ये देखिए एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स जेड प्लस वाई बार जेड, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए एक्स बार वाई वाई जेड बार प्लस एक्स जेड वाई बार जेड, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कम्स अंडर क्लास ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या क्या आता है,
देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये मेमोरी एलिमेंट मेमोरी नहीं होता है इसमें, मतलब ये मेमोरी स्टोर नहीं करता है। तो ये फुल सब्सट्रैक्टर, हाफ एडर और फुल एडर, हाफ एडर एंड फुल सब्सट्रैक्टर, ठीक है, ये आपके क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। ठीक है, ये आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं और ये सब सिक्वेंशियल सर्किट के पार्ट होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसमें हाफ, फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर और हाफ एडर, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए 400 बाई 11 20 बाई 200 बाई 250 हर्ट्ज थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एट shown इन फिगर, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब देखिए मैं इसको सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। एज पर गिवन क्वेश्चन, डायग्राम ऐसा दिया है और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, डॉट कहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट पॉजिटिव और ये पॉइंट नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट, और इसके क्रॉस 200 वोल्ट, और इसके क्रॉस 200 वोल्ट। हमको इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है, सिंपल है, केवीएल लगा देंगे यहाँ से, ऐसे केवीएल लगा देंगे। तो केवीएल लगाएंगे तो कितना होगा, V माइनस 200, ऐसे आए फिर ऊपर जाएंगे, प्लस 200 और फिर यहाँ से नीचे आएंगे, तो माइनस 400 इक्वल टू 0। 200 से 200 कट जाएगा तो V की वैल्यू वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी, 400 वोल्ट आएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज इंडक्टिव लोड एलिमेंट एट पोर्ट 2, ये पोर्ट है तो इंडक्टिव एलिमेंट है, एज shown in figure the equivalent inductance at port 1, यहाँ पे L equivalent कितना मिलेगा पोर्ट 1 पे, ये हमसे पूछ रहा है। तो सपोज कर लीजिए कि इसका जो इम्पिडेंस है Z है, तो हम ट्रांसफार्मर में अब ये टर्न्स रेशियो N1 बाई N2 की वैल्यू कितनी है, N बाई 1। तो यहाँ से टर्न्स रेशियो N1 बाई N2 की वैल्यू क्या आ गई, N आ गई। जब हम इसको पोर्ट 1 पे रिफर करेंगे तो सपोज करिए इम्पिडेंस Z डैश हो जाएगा, और Z डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, N स्क्वायर Z हो जाएगा। अब देखिए जेड जो होता है, अगर इसको रिएक्टेंस फॉर्म में लिखेंगे तो जे ओमेगा, सपोज करिए यहाँ का रिएक्टेंस क्या है, एल है, एल इक्वलेंट है, तो इसको एल डैश लिखेंगे। ठीक है, सपोज जब इस हमने रिफर किया तो यहाँ पे ये एल डैश हो गया, तो एन स्क्वायर, और जेड की वैल्यू यहाँ से क्या है, ये जे ओमेगा एल ही है, तो यहाँ से एन स्क्वायर जे ओमेगा एल, तो जे ओमेगा से तो जे ओमेगा कैंसिल हो गया, एल डैश कितना हो गया, एन स्क्वायर एल हो गया। उस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि क्वेश्चन में कि व्हेन द सप्लाई वोल्टेज, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूँ, व्हेन सप्लाई वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस बाय 10%, ठीक है, द मैक्सिमम टॉर्क विल बी डिक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली। देखिए मैक्सिमम टॉर्क इंडक्शन मोटर में ये प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम टॉर्क विल बी डिक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली, कितना मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज होगा। पहले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द सप्लाई वोल्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस बाय 10%, सपोज करें कि इनिशियली सप्लाई वोल्टेज V1 थी, अभी वो रिड्यूस हो गई 10%, 10% रिड्यूस होने का मतलब 1 माइनस 10% ऑफ V1, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 V1, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9 V1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि टी मैक्स टू, जब हमने रिड्यूस किया उस टाइम का मैक्सिमम टॉर्क, और इनिशियल मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं V2 बाई V1 का होल स्क्वायर, और V2 की वैल्यू 0.9 V1 है, डिवाइड बाई V1 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0.81। तो टी मैक्स टू कितना आ गया, 0.81 हाफ टी मैक्स 1। अब हमसे पूछा क्या है, टॉर्क में कितना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज, that is t max 2 minus t max 1 divided by t max 1, ओके, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे t max 2 की वैल्यू कितनी है,
0.81 टी मैक्स वन माइनस टी मैक्स वन डिवाइड बाई टी मैक्स वन इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, वन में से इसको, तो ये तो पहले नेगेटिव आएगा, 10 - 1 9, यहाँ पे 0.19 इंटू 100, ठीक है। तो नियरली ये -19% आएगा। तो उस हिसाब से, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अप्रोक्सीमेट आंसर होगा 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कह रहा है कि for an induction motor operating slip is S, the ratio of gross power output to air gap power कितना होगा। देखिए, हम एक रिलेशन पढ़ते हैं कि जो एयर गैप पावर होता है और फिर जो कॉपर लॉस वाला पावर होता है और जो ग्रॉस पावर होता है पीएम, उसमें रिलेशन होता है 1:S का। अभी हमसे रिलेशन किससे पूछ रहा है, ग्रॉस पावर आउटपुट टू एयर गैप, मतलब इसमें और इसमें। तो यहाँ से पीएम बाई पीजी कितना हो जाएगा, 1/S/1। तो पीएम बाई पीजी कितना आ गया, 1 - S आ गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा है कि ऑन द टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ ए इंडक्शन मोटर शोन इन फिगर 4 पॉइंट्स W X Y Z, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑपरेटिंग स्लिप ग्रेटर देन 1। कौन सा रीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑपरेटिंग स्लिप S इज ग्रेटर देन 1 है। देखिए, जो स्लिप होती है NS माइनस NR डिवाइड बाई NS, और हमको चाहिए कितना, NS, मतलब कि यहाँ से NS माइनस NR शुड बी ग्रेटर देन NS, और NS, ये रिलेशन इससे ज़्यादा तभी होगा जब NR की वैल्यू क्या हो जाए, ये NR क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो NR नेगेटिव इस पॉइंट में हो रहा है, W वाले पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए ना, स्पीड यहाँ पे इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, ये स्पीड इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, और यहाँ पे स्पीड क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए ये NS माइनस एट W पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ NR होगा, ग्रेटर देन NS। तो ये NS प्लस NR इज ग्रेटर देन NS। तो इस केस में W वाले पॉइंट पे हमारा स्लिप क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग हंटिंग ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर, ड्यूरिंग हंटिंग ऑफ ए synchronous motion, negative phase sequence current are generated, harmonics are developed in the armature circuit, damper bar develops torques। देखिए एक्चुअली क्या होता है सिंक्रोनस मशीन में, सॉरी इसको सेलेक्ट करना है। देखिए सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है कि ये आपका रोटर है, ठीक है, रोटर है, और यहाँ से 3 फेज सप्लाई दिया, ठीक है, और इस पे देखिए सिंक्रोनस ये क्या होता है कि ये इससे सिंक्रोनस अंडर स्टडी स्टेट में तो ये दोनों क्या होते हैं, स्टडी स्टेट में एट सिंक्रोनस स्पीड से दोनों रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस रोटर पे क्या होते हैं, कुछ डैम्पर्स बार्स होते हैं, ठीक है, और ये डैम्पर्स बार्स क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही हंटिंग हंटिंग का मतलब कोई भी डिस्टरबेंस आया, ठीक है, तो डिस्टरबेंस आएगा तो रोटर की स्पीड में क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो उससे क्या होगा, रिलेटिव फेज स्पीड में क्या होगा, चेंज आएगा। जब स्पीड में चेंज आएगा तो फिर क्या होगा, इस डैम्पर बाद में क्या होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। जब वोल्टेज डेवलप होगा तो करंट आएगा, जब करंट आएगा तो फिर ये क्या करेगा, रोटर टॉर्क डेवलप करेगा, और ये ट्राई करना चाहेगा अलाइन होना इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए ये जो डैम्पर्स बार्स हो रहे हैं, ये पे यहाँ पे किस चीज का काम कर रहे हैं, टॉर्क को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कहा था कि ए 4 पोल जनरेटर विद 16 कॉइल हैज ए 2 लेयर लैप वाइंडिंग पोल पिच। देखिए पोल पिच क्या होता है, पोल पिच इक्वल टू स्लॉट बाई पोल।
स्लॉट बाय पोल। अब देखिए ये डब्ल्यू लेयर वाइंडिंग है, डब्ल्यू लेयर वाइंडिंग। इन डब्ल्यू लेयर वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ कॉइल्स होती है ना, वो नंबर ऑफ स्लॉट के बराबर होती है। इसलिए देखिए नंबर ऑफ कॉइल्स तो 16 है, इसलिए स्लॉट क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ पोल 4 दिए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16/4। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, 4 आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर इज स्विच्ड ऑन सप्लाई with its field winding short circuited on themselves. It will not start but not run at synchronous speed, start as an induction motor and then run as a synchronous motor, start and run as a synchronous motor। तो देखिए इसमें अगेन ये सपोज करिए सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर है। स्टेटर में क्या होती है, 3 फेज एसी सप्लाई होती है, 3 फेज एसी सप्लाई। जब हम जानते हैं कि जब कोई भी 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और दिस ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटर क्या ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। अब ये सपोज करिए आपका रोटर है, ठीक है। और देखिए सिंक्रोनस जो मशीन होती है वो डबली एक्साइटेड होती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या दिए होंगे, डीसी एक्साइटेशन दिए होंगे, यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन दिए होंगे फील्ड वाइंडिंग में, वी एफ आई एफ। सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हुआ था, साउथ पोल, और अंडर स्टडी स्टेट में ये दोनों क्या थे, लॉक थे और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि एज पर गिवन क्वेश्चन ए सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर इज स्विच्ड ऑन सप्लाई विद फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। अब क्या हुआ कि इस फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे तो वोल्टेज हो गया जीरो। जब वोल्टेज जीरो हो गया तो करंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है। जब करंट जीरो हो गया तो ये नॉर्थ पोल कोई भी पोल नहीं जनरेट होगा, ठीक है। जब कोई भी पोल नहीं जनरेट होंगे तो ये अब ये रोटर में कोई भी क्या है, कोई भी पोल नहीं है, ठीक है। मतलब ये कोई भी अब ये नॉर्थ साउथ रहा ही नहीं। इसका मतलब ये बस सिंपल सा एक रोटर रह गया, ठीक है। बट स्टिल ये जो स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर एट सिंक्रोनस स्पीड। अब ये रोटर क्या है, एट स्टैंड स्टिल पे है। तो अब ये इसके जो स्टेटर के फ्लक्स होंगे, ये रोटर के कंडक्टर को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब चूंकि रोटर ये क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो जब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें एक रोटर करंट फ्लो होगी, आईआर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही रोटर में करंट आएगी तो रोटर क्या करेगा, अपना फील्ड बनाएगा, ठीक है। रोटर इस तरह से फील्ड बनाएगा कि ये इसको कैचअप करे। तो ये सेम प्रिंसिपल किसका हो गया, इंडक्शन का हो गया। तो रोटर क्या करेगा, यहाँ पे कुछ पोल जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सपोज करिए यहाँ पे अगर साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ जनरेट करेगा, सो दैट ये इसको कैचअप कर सके। तो ये सिमिलर टू इंडक्शन प्रिंसिपल हो गया कि बट ये कभी भी सिंक्रोनस पे जा नहीं पाएगा, क्योंकि जब सिंक्रोनस पे जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट जीरो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ऑलवेज रन करता है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। तो इसलिए स्टार्ट तो होगी मोटर बट नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि ये रन करेगा एज ए इंडक्शन मशीन, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है क्वेश्चन में कि ए 100 माइक्रो एम्पियर एमीटर हैज ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ठीक है। एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है 100 माइक्रो एम्पियर की हो रही है। अब कह रहा है कि फॉर एक्सटेंडिंग इट्स रेंज 500 माइक्रो एम्पियर, मतलब 100 से 500 माइक्रो एम्पियर बढ़ाना है, द शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। तो अब क्या कहता है कि ये एमीटर था जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम था और इसमें करंट थी 100 माइक्रो एम्पियर। तो अब इसका रेंज बढ़ा रहा है बाय कनेक्टिंग ए शंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इट आरएसएच, जिससे उसका रेंज बढ़ करके कितना हो गया, 500 माइक्रो एम्पियर। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना आरएसएच रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से अगर केसीएल लिखेंगे तो इसमें 500 माइनस 100, इसमें 400
माइक्रो एम्पियर की करंट जाएगी। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दोनों में, इसमें इसमें दोनों में सेम होगा, मतलब कि 400 इंटू आर एस एच इक्वल टू ये जो वोल्टेज होगा इस वोल्टेज के भी बराबर होगा, दैट इज 100 माइक्रो एम्पियर इंटू 100। तो ये 100 से 4 बार में कट गया, तो आर एस एच की वैल्यू कितनी आएगी, 100/4 आ गई। तो आर की वैल्यू, आर एस एच की वैल्यू कितनी आई, 25 ओम आएगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a potentiometer is basically a deflector type instrument, null type instrument, deflector as well as null type instrument और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो इसको रिमेंबर के लिए थ्योरी पार्ट है, तो इसका आंसर होगा नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द ब्रिज मेथड कॉमनली यूज फॉर फाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए जो ये हैविसाइड कैंपेबल ब्रिज होती है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए की जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। जो शेयरिंग ब्रिज होता है, ये सेल्फ कैपेसिटेंस और आप कहे तो डेसिपेशन फैक्टर को भी मेजर करने के लिए यूज होता है। डेसिपेशन फैक्टर इससे फाइंड करते हैं, या सेल्फ कैपेसिटेंस। डिसऑर्टी ब्रिज से भी हम सेल्फ कैपेसिटेंस मेजरमेंट करते हैं, सेल्फ कैपेसिटेंस मेजरमेंट करते हैं। और ये वेन ब्रिज से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इफ एन एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 10 रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 है एंड टाइम 10 सेकेंड, सॉरी 100 सेकेंड है। ठीक है, व्हेन ए लोड ऑफ 450 इज कनेक्टेड टू इट, द मीटर कांस्टेंट क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, 10 है। किलोवाट मतलब P इंटू टी, तो पावर, अब इसको किलोवाट में करना है तो इस पावर को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। और देखिए टाइम सेकंड में दिया है, मतलब ये टाइम कितना है, 100 सेकंड है। अब इसको आवर में डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, 16 इंटू 60 मतलब 36। 100 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आवर में हो जाएगा, तो ये किलोवाट आवर हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 हो जाएगा, पावर की वैल्यू 450 इंटू 100, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1000 हो गया, और ये 3600। ठीक है, तो ये 30 क्या हो जाएंगे, ये 1000 से कट गए, और ये हो गया 5 9 45, 5 9 45 और 5 दूना 10। ओके, और ये हो गया 9 चौका 36, 400, तो 4 दूना 8, 800 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर इसका आंसर होगा। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कहता है कि ए वाटमीटर इज कनेक्टेड एज सोन इन फिगर, द वाटमीटर रीड्स। अब देखिए जो वाटमीटर की रीडिंग होती है ना, ये जो वाटमीटर है वो क्या करता है, वीपीसी इंटू आईसीसी कॉस एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आईसीसी। ठीक है, अब देखिए ये करंट है। ठीक है, तो ये आईसीसी करंट फ्लो होगी इसमें करंट कॉइल में, सेम करंट कॉइल की जो करंट होगी आईसीसी ऐसे जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो पोटेंशियोमीटर होता है, ये इसका इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो सेम आईसीसी ऐसे पास होगी। ठीक है, सेम आईसीसी क्या होगी, Z2 से भी पास होगी। अब देखिए जो पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है, इसके अगर सपोज करिए इसके वोल्टेज वीपीसी है, सपोज ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, तो ये वाई है, तो ये एक्स वाई पॉइंट, या इसको बोले कि वीपीसी इस Z2 के क्रॉस अपियर हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज भी इसी के क्रॉस अपियर हो रहा है, Z2 के क्रॉस, और करंट भी इसके थ्रू फ्लो हो रही है, तो टोटली जो पावर कंज्यूम्ड होगी वो कौन करेगा, Z2 करेगा। तो इसलिए जो वाटमीटर रीड करेगा, जो पावर जो Z2 कंज्यूम कर रहा है उसको रीड करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट फिगर शोज ए थायरिस्टर विद स्टैंडर्ड एनोड कैथोड एंड गेट different junction J1, J3, J2 and J1 when thyristor used to turn on and conduct। बेसिकली क्या होता है, देखिए जब हम इसको एनोड को यहाँ से सप्लाई देंगे कैथोड से, तो उससे केवल J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होंगे। ठीक है, और ये स्टिल जो थायरिस्टर होगा ना, वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। स्टिल थायरिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में।
लेकिन जैसे ही हम गेट को ट्रिगरिंग देंगे ना यहाँ से, तो ये J2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और उस समय जो थारिस्टर होगा वो क्या करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब जब तीनों ही फॉरवर्ड बायस में होंगे तभी क्या करेगा, थारिस्टर कंडक्ट करेगा। ठीक है, फिर थारिस्टर टर्न ऑन एंड कंडक्ट। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। J1 J2 J3 आर फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए MOSFET रेटेड ऑफ 10 एम्पियर कैरीज ए पीरियोडिक करंट एज शोन इन फिगर। तो ये एक MOSFET है जो कि पीरियोडिक करंट ऐसे ले रहा है। ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ द MOSFET इज 0.15 एवरेज ऑन स्टेट लॉस इन द MOSFET। देखिए, एवरेज लॉस होने का मतलब है एवरेज हमसे पावर की बात कर रहा है, तो एवरेज पावर क्या होता है, 1/T 0 to T PT dt। और PT क्या होता है, VT इंटू IT, VT इंटू IT। तो देखिए यहाँ इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है। ठीक है, मैं एंगल में ले ले रहा हूँ और ये एक्सेस को थीटा में ले ले रहा हूँ, या आप इसको 2 पाई/ओमेगा लिख लीजिए, या फिर सिंपल सा यहाँ पे 2 पाई लिख लीजिए। और इसका देखिए एग्जिस्ट सिग्नल कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, पाई तक कर रहा है, और करेंट इसका 10 है। और लेकिन यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब हम I²RT भी लिख सकते हैं, है ना, I²R भी लिख सकते हैं, I²R। तो यहाँ पे इसको क्या करिए, VT/IT तो दिया नहीं है, तो I²R मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 0.15 डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 पाई इंटू 100 इंटू 0.15 पाई माइनस 0। तो ये पाई से पाई कट गया, तो ये 15/2 7.5 बैठ आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सेगमेंट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर VR इक्वल टू 5 वोल्ट। यहाँ पे जो VR का वोल्टेज है वो 5 वोल्ट दिया है। ठीक है, VC की वैल्यू, ये जो VC है इसकी वैल्यू दी है 4 sin 2t। तो हमसे VL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये VL क्या होता है, LdIT/dt। सपोज कर लीजिए इसमें भी देखिए करंट इनकमिंग है, इसमें भी करंट इनकमिंग है, और इसमें भी सपोज कर लीजिए IT की फ्लो है, ये भी ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस नोड पे KCL लिखे तो 2+1 और IC, सपोज करिए ऐसे इसमें IC करंट फ्लो हो रही है, तो प्लस ICT प्लस ILT इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए IC क्या होता है, C dVCT/dt होता है। ठीक है, तो C की वैल्यू 1 फैरेड दी है और VCT की वैल्यू दी है, तो d/dt VCT की वैल्यू कितनी है, 4 sin 2t, 4 sin 2t। तो यहाँ से ICT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 2 cos 2t। तो ये कितना आ गया, 8 cos 2t आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ICT की वैल्यू आ गई, तो ICT की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमको ILT मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 + 8 cos 2t, cos 2t प्लस ILT इक्वल टू 0। तो यहाँ से ILT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर इसको भेज देंगे तो ये 3 + 8 cos 2t आ जाएगा। तो यहाँ से VL अब फाइंड कर लेंगे, तो VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू 2 di/dt। तो d/dt ये माइनस ऑफ 3 + 8 cos 2t ये होगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2 होगा और इनका 3 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 होगा, और प्लस 8 इंटू 2 कॉस का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, तो माइनस साइन 2t ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8×2=16 साइन 32 साइन 2t आएगा। तो VLT की वैल्यू कितनी आएगी, 32 साइन 2t। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि द RMS वैल्यू ऑफ IT कितना होगा। ये IT की वैल्यू, इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कैपेसिटर 1 फैरेड का है, ये 1 हर्ट्ज का इंडक्टर है, और सप्लाई वोल्टेज 1.0 साइन टी है। देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें तो
तो ओमेगा की वैल्यू क्या है 1 है, और एक्स सी कितना होता है -j/ओमेगा सी होता है, तो यहाँ से -j1 × 1, तो ये कितना आएगा -j। एक्सएल क्या होता है j/ओमेगा एल होता है, तो j × 1 × 1 ये +j होगा, तो ये कितना आया -j और ये +j, तो यहाँ का टोटल इम्पीडेंस j - j कितना हो जाएगा 0 ओम। इसका मतलब ये क्या हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका मतलब जो सर्किट होगी ये 1 ओम का होगा, और ये पाथ क्या हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और आपका ये हो गया 1 sin t प्लस माइनस, और हमको इस आई टी की आरएमएस वैल्यू बतानी है। एज वी नो दैट करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ, तो इसमें तो इस रेजिस्टेंस में करंट जीरो जाएगी, टोटल करंट क्या होगी ऐसे सर्कुलेट करेगी, तो यहाँ से आई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई टी बराबर V/R, तो 1 sin t डिवाइड बाई 1 ये वाला, तो ये कितना आ गया 1 sin t आ गया। अब इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी आई एम की वैल्यू ये 1 है, Im/√2 होती है, तो आई आर एम एस कितना आ गया 1/√2, 1/√2, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए टू फेज लोड ड्रॉ ए फॉलोइंग फेज करंट I1t बराबर Im sin ओमेगा t माइनस ∅1, I2t बराबर Im cos ओमेगा t माइनस ∅2। दीज करंट आर बैलेंस इफ ∅1 इज इक्वल टू। अब देखिए ये टू फेज सिस्टम है, तो दो टू फेज सिस्टम बैलेंस कब होते हैं, जब उनका जो फेज डिफरेंस होगा, जब उनका फेज डिफरेंस कितना हो जाए, जब उनका फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। जब उनका फेज डिफरेंस कितना हो जाए 90 डिग्री के बराबर हो जाए, और ये देखिए एक साइन में एक कॉस में, तो हमको किसी को या तो दोनों साइन में रखेंगे या तो दोनों को कॉस में रखेंगे। तो इसको हमको अगर सपोज करें हम इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो आई एम साइन इसमें क्या करेंगे 90 डिग्री ऐड कर देंगे, ठीक है, 90 डिग्री ऐड कर देंगे, तो ये आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इसका फेज ये है और इसका फेज ये है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ∅2 प्लस 90 माइनस इसका फेज क्या है ओमेगा टी माइनस ∅1 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये ∅2 प्लस 90 माइनस ओमेगा टी प्लस ∅1 बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया, और यहाँ से देखिए तो ओमेगा टी से कट गया, तो माइनस ∅2 प्लस ∅1 बराबर 0, तो यहाँ से ∅1 किसके बराबर है ∅2 के बराबर है, तो ∅1 ∅2 के बराबर है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मैच द आइटम्स, यहाँ पे देखिए कह रहा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो ओम रिले को हम इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं, इम्पीडेंस रिले। देखिए तो देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होता है आपका इम्पीडेंस रिले यूज किया जाता है, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम रिएक्टेंस रिले यूज करते हैं, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम क्या करते हैं मो रिले यूज करते हैं। तो उस हिसाब से देख लीजिए शॉर्ट के लिए 2 हो गया, इसके लिए 213, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर, फॉल्ट करंट क्या है 2000 एम्पियर है, रिले सेटिंग इज 50%, रिले सेटिंग 50% है, और सीटी का रेशियो कितना है 4:5 का, प्लग सेटिंग पीएसएम, पीएसएम क्या होता है फॉल्ट करेंट रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड डिवाइडेड बाय रिले सेटिंग, रिले सेटिंग, ये रिफर टू सेकेंड, सपोज करिए कि ये मेन लाइन है, इसमें लाइन में फॉल्ट हुआ है, और क्वेश्चन में दिया कि इसकी फॉल्ट करंट कितनी है 2000 एम्पियर है। अब यहाँ से सीटी लगा है, और इस सीटी से ये रिले लगी हुई है, ठीक है। तो अब इस सीटी रेशियो कितना दिया है 4:5 का, मतलब जब इसमें 400 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें सेकेंडरी में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसका कहने का मतलब ये है। तो जब 2000 फ्लो होगी तो कितनी करंट फ्लो होगी, एक एक नियम लगा देंगे, ठीक है। जब 400 एम्पियर करंट थी तो इसमें करंट कितना ज्यादा था सेकेंडरी में 5 का, तो जब 1 एम्पियर फ्लो होगी
तो इसमें कितना फ्लो होगा 5/400। तो जब प्राइमरी साइड में 2000 करंट फ्लो होगी तो सेकेंडरी में कितनी करंट फ्लो होगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया 2000, दो शून्य से दो शून्य, और ये 4×5 = 20। तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी 25 एम्पियर। जब फॉल्ट आएगा तो इस सेकेंडरी में कितनी करंट फ्लो होगी आपकी 25 एम्पियर। और रिले सेटिंग क्या होती है, जो जितनी सेटिंग है 50% है, तो ये मतलब 0.5 आप सेकेंडरी का जो करंट है, रेटेड करंट है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, वो उसकी पिकअप वैल्यू। रिले सेटिंग का मतलब कितने पे वो रिले पिकअप कर रहा है। तो ये कितना आ गया 2.5। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर कितना हो जाएगा, पीएसएम इक्वल टू 25/2.5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा पीएसएम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर द स्विच एस इज क्लोज्ड, टी बराबर 0, आईएल इज 0, वीसी इज 0। इनिशियली इसका मतलब है कि इनिशियल इंडक्टर करंट क्या है 0 है, और इनिशियल वोल्टेज अगर द कैपेसिटर इज 0, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा। ठीक है, अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के देखेंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि जो आई होती है वो होता है VS√C/L साइन ओमेगा टी, और VL जो होता है वो होता है VS cos ओमेगा टी, और VC जो होता है VS-VS cos ओमेगा टी। स्टेडी स्टेट एट ओमेगा टी बराबर पाई पे रीच होता है। तो VC बराबर cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये कितना हो जाएगा स्टेडी स्टेट में 2VS हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 100 कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, द सर्किट टर्न ऑफ टाइम एफएससीआर डिफाइंड एज। देखिए पहले टर्न ऑफ टाइम क्या होता है। द टर्न ऑफ टाइम प्रोवाइड टू थायरिस्टर बाय ए सर्किट इज कॉल्ड सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो टर्न ऑफ एससीआर को जो हम कोई सर्किट जितना देर तक उसको ऑफ कर सकता है वही क्या होता है टर्न ऑफ टाइम होता है। तो इसमें बेसिकली टर्न ऑफ टाइम को अगर मैं समझाऊं तो सपोज करिए कि कोई भी करंट है एनोड करंट, ये सपोज करिए एक थायरिस्टर है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक सर्किट लगी है। ठीक है, ये एक सर्किट है, ये सपोज करिए इसको बोलते हैं, देखिए कोई भी डिवाइस जो थायरिस्टर को ऑफ कर देना उसको बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट। कम्यूटेशन सर्किट, ठीक है। तो जब इसमें थायरिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो सपोज करिए करंट धीरे धीरे स्टार्ट करना, यहाँ पे जीरो होना स्टार्ट हो गई। जिस पॉइंट पे करंट जीरो हुआ, ठीक है, जिस पॉइंट पे करंट जीरो हुआ, और सपोज करिए कि ये सर्किट उस पॉइंट से जितने टाइम तक रिवर्स वोल्टेज इस थायरिस्टर के क्रॉस अप्लाई करेगा वही सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है। सपोज करिए कि ये सर्किट का वोल्टेज है, सर्किट का वोल्टेज, और सपोज करिए ये यहाँ से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना चालू किया, और जिस पॉइंट तक ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेगा, सपोज करिए इस पॉइंट तक रिवर्स वोल्टेज इसके क्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट जो होगा ना, ये होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ये क्या होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो देख लीजिए, टेकन बाय एससीआर टू टर्न ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द एससीआर करंट बिकम जीरो। तो यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट दिया कि करंट बिकम जीरो फॉर विच द एससीआर रिवर्स बाय द कम्यूटेशन सर्किट, ये भी पॉइंट ठीक है। फॉर विच एससीआर से रिवर्स बाय टू रिड्यूस द करंट बिलो जीरो टू द होल्डिंग करंट। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा सी होगा, क्योंकि फॉर विच एससीआर इज रिवर्स बायस। तो देखिए इस सर्किट के द्वारा ये एससीआर क्या होगा रिवर्स बायस हो गया, और इसको क्या कर रहा है कम्यूटेट कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फॉर विच एससीआर इज रिवर्स बायस बाय द कम्यूटेशन सर्किट, वो आपका क्या होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि द सर्किट इन द फिगर शोड एज थ्री फेज half wave rectifier. The source is symmetrical three phase full wave rectifier. The line to line voltage source is 100 volt. The supply frequency is 400 volt. The ripple frequency, ये देखिए क्या है थ्री पल्स कन्वर्टर है। थ्री पल्स कन्वर्टर करने का मतलब इस 0 to 2 पाई में वन सप्लाई फ्रीक्वेंसी के 2 पाई में ये 3 पल्स देता है। ठीक है, अंडर स्टेडी स्टेट में ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तो ये 3 पल्स आता है मतलब। ठीक है,
ये 3 पल्स, मतलब ये वी आर एन होगा, ये आपका वी वी एन होगा और ये वी सी एन होगा। मतलब सप्लाई के 1 साइकिल में कितनी पल्स दे रही है? 3 पल्स दे रही है। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है यम इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक साइकिल में, सप्लाई के एक साइकिल में कितनी पल्स दे रही है? 3। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 400। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1200 हर्ट्ज। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the firing angle alpha of a single phase fully controlled rectifier feeding a constant DC into load is 30 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है ना, वो कॉस ऑफ फायरिंग एंगल होता है। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कहा था कि द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन Faraday's law Lenz's are assumed to be following equation। तो एज पर लेंज फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, ई बराबर क्या हम लोग पढ़ते हैं? एन डी फाई टी पढ़ते हैं। और जहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इसको ई को ऐसे लिखे कि -d/dt, एन को अंदर ले जाएं, एन इंटू फाई टी हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? -d/dt साई हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर सेकेंडरी ब्रेकडाउन अकर्स इन, ये रिमेंबर कर लीजिए कि जो सेकेंडरी ब्रेकडाउन होता है वो बीजेटी में होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होती है बीजेटी। तो ये बीजेटी में अकर होगा बट नॉट इन मॉसफेट। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑलवेज अकर इन बीजेटी बट नॉट इन मॉसफेट। तो इसके लिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए MOSFET and BJT are voltage control device. MOSFET and BJT are current. MOSFET is voltage control, BJT is current control. फिर कह रहा है कि ऑप्शन डी में MOSFET is current control और BJT is voltage control। देखिए जो BJT होती है ना, बीजेटी को हम जो बेस करंट देते हैं, उस बेस के थ्रू इस बीजेटी को हम, इस बेस करंट के थ्रू इस बीजेटी को हम क्या करते हैं? ऑन ऑफ करते हैं। तो इसलिए ये बीजेटी जो होगा करंट कंट्रोल डिवाइस होगी। और मासफेट में क्या होता है कि जो गेट वोल्टेज होता है ना, VGS, ठीक है, ये यहाँ पे ड्रेन होता है, ये सोर्स होता है। ठीक है, तो ये VGS वोल्टेज के थ्रू हम क्या करते हैं? मॉसफेट को कंट्रोल करते हैं। इसलिए जो मॉसफेट होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है और बीजेटी जो होती है करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो मॉसफेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assume the diode D1 D2 shown in figure are ideal diode, the value of I, ये I कितना होगा? तो जब भी मैंने बताया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। और ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या कंसीडर करेंगे कि दोनों डायोड ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे 2 किलो ओम है और ये भी आपका कितना है? 2 किलो ओम है। और इससे करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। अब ये सपोज करिए ये P1 टर्मिनल है, ये N1 है, ये N2 है, ये P2 है डायोड D2 का। तो ये 1 एम्पियर करंट, ये 1 एम्पियर करंट ऐसे आपका फ्लो होगी। अब ये करंट ऐसे फ्लो की तो रेजिस्टेंस हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, अगेन ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। और ये 1 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे भी वोल्टेज कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राउंड करूँ तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आएगा। तो ग्राउंड होने का मतलब है ये 0 वोल्ट हो गया, तो ये 0 वोल्ट हो गया। तो P2 का वोल्टेज कितना हो गया? 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, और देखिए ये इससे कनेक्टेड है, मैं इसको ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए N2 जो है ग्रेटर देन P2 है। N2 इज ग्रेटर देन P2 है, इसका मतलब डायोड D2 क्या है? ऑफ है। ऑफ है तो ये ओपन ही रहेगा, तो ओपन रहेगा तो करंट क्या होगी? 0 होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि गिवन ऑप एम्प इज आइडियल द आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए ये नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है। वी नो दैट कि ओप एम्प में इंटरनल जो करंट जाती है ड्यू टू हाई इम्पीडेंस ऑफ द ओप एम्प, करंट क्या होती है? 0 होती है। एज पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, अगर ये
यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 वोल्ट होगा, तो ये भी क्या होगा, वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से 2 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसमें सपोज करिए इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, सपोज करिए I2 करंट जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, नोडल लगा सकते हैं। सपोज करिए नोड एक्स है, नोडल एट नोड एक्स, तो ये I1 2 माइनस 0/R प्लस 2 माइनस V0 डिवाइड बाई 2R हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लिए 2/R प्लस 2/2R इक्वल टू V0/2R हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/R प्लस 1/R कितना हो जाएगा, 3/R बराबर V0/2R। R से R कट गया, तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वोल्ट आएगी। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि द सर्किट शोन इन बिलो द वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर आइडियल, द वोल्टेज वी आउट अक्रॉस द करंट सोर्स। अब देखिए ये सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है तो यहाँ से तो करंट 0 जा रही होगी। अब यहाँ से 5 एम्पियर करंट जा रही है, तो इसमें टोटल करंट 5 प्लस 0 कितनी जाएगी, मतलब टोटल 5 एम्पियर करंट कैसे सर्कुलेट करेगी, ऐसे जाएगी, और हमको इस वी आउट की वैल्यू बतानी है। तो वी आउट बताना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे केवीएल लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2, यहाँ पे कितना वोल्टेज हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, तो केवीएल लगा दीजिए। तो वी आउट -10, और ये भी कितना -10 इक्वल टू 0, तो वी आउट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 वोल्ट वी आउट की वैल्यू। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट क्या होगा। देखिए जो जब भी हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं ना, तो आफ्टर स्विचिंग निकालते हैं। ठीक है, मतलब जब स्विच क्लोज हो जाए तो हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, और टाइम कांस्टेंट निकालने के दौरान हम क्या करते हैं, जितने भी अगर वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट होंगे, और करंट सोर्स सर्किट में है तो वो क्या होंगे, ओपन सर्किट। तो ये वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और हमेशा टाइम कांस्टेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के अक्रॉस निकालते हैं। तो यहाँ से आर इक्वलेंट निकालेंगे, तो ये आर और 2R पैरेलल में होंगे, तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, आर इंटू 2R, आर प्लस 2R कितना हो गया, 3R हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3R हो गई। और यहाँ से सी इक्वलेंट निकालेंगे, तो सी इक्वलेंट कितना होगा, सी होगा। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट। तो यहाँ से 2/3R इंटू सी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3RC आ गई। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि द सर्किट शोन इन फिगर इट इज डिजायर्ड टू हैव ए कांस्टेंट करंट IT थ्रू एन आइडियल इंडक्टर। मतलब ये जो होनी चाहिए, ये आइडियल DC करंट होनी चाहिए, मतलब ये ऐसी होनी चाहिए DC। द नेचर ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस VT शुड बी, इसका नेचर कैसा होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर करंट DC होगी तो इस IT को हम क्या लिख सकते हैं, सपोज करिए 1 यूनिट की करंट है। ठीक है, सपोज करिए कि ये 1 या I करंट कोई मान लो, तो इसको हम, ये क्या एक फंक्शन बना रहा है, स्टेप फंक्शन बना रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, IUT लिखेंगे। अब ये VT जो है, सपोज करिए इस इंडक्टर के क्रॉस VL है, तो VL जो है VT के बराबर है, और VL को हम क्या लिख सकते हैं, LdIT/dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से LD/dt IUT लिखेंगे, तो L इंटू आई DUT/dt, तो ये क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, डेल फंक्शन R। ठीक है, तो यहाँ से L इंटू आई डेल टी। तो देखिए ये VT किससे रिलेटेड है, एक इम्पल्स फंक्शन से, तो ये क्या होगा, एक आइडियल इम्पल्स होगा। मतलब ये डेल टी होगा जिसका ये एरिया LI होगा एट t इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या होगा, एक आइडियल इम्पल्स होगा। इसका नेचर कैसा होगा, आइडियल इम्पल्स होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर देखिए अगेन इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमको टाइम कांस्टेंट बताना है। तो मैंने बताया था कि हमेशा जो टाइम कांस्टेंट होगा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के क्रॉस निकालेंगे, और करंट को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट, ये ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे सेपरेट इसकी सर्किट बना देता हूँ। ये कैपेसिटर होगा 1 फैरड 1 फैरड। ठीक है, सपोज करिए ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सी इक्वलेंट निकालेंगे। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 + 1 2 हो गया, और 1 इंटू 2 कितना होगा, सी इक्वलेंट 1 इंटू 2/1 + 2 3, तो ये सी इक्वलेंट कितना आ गया, 2/3 हो गया। और यहाँ से देखिए ये एक्स है, और ये 3 ओम 3 ओम, ये ओपन है करंट सोर्स,
ये y है, तो यहाँ से R इक्वलेंट निकाल लेंगे। तो R इक्वलेंट कितना आ गया, 3 + 3 6 ओम आ गया। तो टाउ बराबर क्या होता है, R इक्वलेंट इंटू C इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट की वैल्यू 6 इंटू 2/3, तो 3 2 जा 6, तो 2 दूना 4, 4 सेकेंड आएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या करें, द सर्किट शोन इन फिगर इज इन स्टडी स्टेट व्हेन द स्विच यस इज क्लोज एट t बराबर 0। एज्यूम दैट द इंडक्टेंस इज आइडियल। इंडक्टेंस क्या है, आइडियल है। द करंट थ्रू इंडक्टर एट t बराबर 0 प्लस। देखिए जब सर्किट स्विच ओपन था तो सर्किट स्टडी स्टेट में था, और इन स्टडी स्टेट में इंडक्टर क्या करता है, बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट फॉर t इज लेस देन 0, दैट इज 0 माइनस पे t बराबर 0 माइनस, मतलब इससे t लेस देन 0 पे L क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। जब L शॉर्ट सर्किट होगा तो हम क्या करेंगे, IL 0 माइनस वाली करंट निकालेंगे। तो वो कितना होगा, 10/10, 1 एम्पियर। एंड वी नो दैट इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। दैट मीन्स कि IL 0 माइनस जो होगी वही तो IL 0 प्लस होगी, तो उसकी करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो हमसे इंडक्टर के थ्रू स्टिल करंट कितना ही रहेगा, 1 एम्पियर रहेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम स्विच को क्लोज भी कर दिए एट t बराबर 0 पे, तो उसकी सर्किट एट t बराबर 0 प्लस पे कैसी बनेगी, ये ऐसे होगा, 10 वोल्ट 10 ओम, और ये इंडक्टर करंट को एक आइडियल करंट के सोर्स की तरफ रिप्लेस कर देंगे, और ये स्विच को क्लोज कर देंगे। तो एट टी बराबर 0 प्लस पे ये सर्किट हो, तो इंडक्टर में करंट कितनी है, 1 एम्पियर। इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि द सर्किट शोन इन फिगर, द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टाइम t बराबर 0, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा। एट t बराबर 0 प्लस पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमसे, द वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर एट t बराबर 0 प्लस, इंडक्टर के अक्रॉस पूछता है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा एट t बराबर 0 प्लस पे। देखिए जब स्विच ओपन था तो सर्किट में कोई भी एक्टिव एलिमेंट है नहीं। जब एक्टिव एलिमेंट नहीं है तो t लेस देन 0 पे कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज 0 होगी, और इंडक्टर में करंट भी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब VC 0 माइनस पे इसका वोल्टेज 0 होगा, और IL 0 माइनस पे करंट क्या होगा, 0 ही होगा। अब स्विच को मैंने t बराबर 0 पे क्लोज किया, वी नो दैट इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, तो इसलिए IL एक्टिव, IL 0 माइनस पे IL 0 प्लस पे भी करंट क्या होगी, 0 एम्पियर ही रहेगी। 0 एम्पियर होने का मतलब इंडक्टर क्या होगा, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट। और कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, इसका मतलब VC 0 माइनस क्या होगा, VC 0 प्लस के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये 0 वोल्ट होगा, ये वोल्टेज और ये करंट। तो ये कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो अब क्या हो गया, एट t बराबर 0 प्लस पे सर्किट कैसी हो गई, ये 10 वोल्ट हुआ। ठीक है, ये 10 वोल्ट हो गया, और स्विच यहाँ पे क्लोज्ड हो गई, और ये 3 ओम, और ये कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। और फिर यहाँ पे ये आपका 4 ओम, फिर ये 4 ओम, और इंडक्टर क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन हो गया, और इंडक्टर के क्रॉस हमसे क्या पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है एट टी बराबर, मतलब VL 0 प्लस पूछ रहा है। तो देखिए ये 4 एंड 4 क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो वो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, तो 2/2 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2/5 इंटू 10। तो इसकी वैल्यू 5 दूना 10, कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। तो ये क्या होगा, इस तरह से इसका ऑप्शन 4 वोल्ट होगा। तो देखिए ओवरऑल मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि बहुत ही आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किसी तरह का भी किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो मैं उसके लिए आपको, अगर आप कमेंट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।